हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आया हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक टरबाइन कंट्रोल। जो आप ESTC पेज देखते होंगे उसका डिटेल हम लोग इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उस पेज का डिटेल डिस्क्रिप्शन कि आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक टरबाइन कंट्रोल में आप देखते होंगे कि आपका एक स्पीड कंट्रोल लूप रहता होगा, एक लोड कंट्रोल लूप रहता होगा, एक प्रेशर कंट्रोल लूप रहता है। तो स्पीड कंट्रोल लूप क्या है, लोड कंट्रोल लूप क्या है एंड प्रेशर कंट्रोल लूप क्या होता है, किस प्रकार से ये तीनों काम करता है। स्पीड कंट्रोल का हम लोग यूज़ कब करते हैं, लोड कंट्रोल कब यूज़ करते हैं एंड द प्रेशर कंट्रोल कब हम लोग यूज़ करते हैं, सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और एज ए ऑपरेशन इंजीनियर आपके लिए काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मेंबरशिप कोई लेना चाहते हैं फ्रेंड्स और व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं और जो भी आपका डाउट्स है वो आप व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज करें, मैं आपको उसमें रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक टरबाइन कंट्रोल मींस EHTC बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग स्पीड कंट्रोल, लोड कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, बेसिक इंफॉर्मेशन जो होता है सारा डिटेल हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक टरबाइन कंट्रोल सिस्टम। इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक टरबाइन कंट्रोलर का बेसिक एडवांटेज क्या होता है इसके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोलर मीन्स आपका जो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कन्वर्टर जो होता है एंड हाइड्रोलिक एम्पलीफायर इन केस ऑफ हाइड्रोलिक गवर्नर। आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर एंड हाइड्रोलिक गवर्नर पैरेलली आपका काम करता रहता है। जनरली हम लोग मशीन को इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग मोड में चलाते हैं और हाइड्रोलिक गवर्नर उसको ट्रैक करता रहता है। अगर किसी कारण से इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो मशीन को हम लोग चेंज ओवर करते हैं हाइड्रोलिक गवर्नर में और जो आपका ऑयल लाइन होता है उसको हम लोग आइसोलेट कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक टरबाइन कंट्रोलर जो होता है उसमें 4 कंट्रोलर्स होता है और ये चारों कंट्रोलर्स आपस में मिलकर इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक टरबाइन कंट्रोलर बनता है। देखिए आपका जो 4 कंट्रोलर्स है, बेसिक कंट्रोलर से देखिएगा, आपका स्पीड कंट्रोलर है, लोड कंट्रोलर है, स्टीम प्रेशर कंट्रोलर है एंड वाल्व पोजीशन कंट्रोलर है। एज द नेम इज सजेस्टेड, देखिए ईच ऑफ द फर्स्ट 3 कंट्रोलर्स are designated for the different kind of jobs at different point of time of operations, and the fourth one is the final controller which works on the valve position which depends upon the set point given by the controllers। देखिए क्या होता है कि आपका ये 3 कंट्रोलर्स है। जैसे आपका स्पीड कंट्रोलर है, ये स्पीड को कंट्रोल करेगा। लोड कंट्रोल क्या करता है, लोड को कंट्रोल करेगा, इसमें सिर्फ लोड को देखता है। और स्टीम प्रेशर कंट्रोलर एज पर द सेट पॉइंट, जो MS सेट पॉइंट रखता है उसके हिसाब से वो लोड को सेक्रीफाइस करके प्रेशर को मेंटेन रखता है। तो एज द नेम सजेस्टेड, स्पीड कंट्रोलर स्पीड को कंट्रोल करेगा, जितना आप स्पीड सेट पॉइंट दीजिएगा स्पीड कंट्रोलर उतना टरबाइन के स्पीड को मेंटेन रखने का कोशिश करेगा। लोड कंट्रोलर क्या होता है, जितना आप लोड डिमांड दीजिएगा उस लोड को मेंटेन करेगा ये। स्टीम प्रेशर कंट्रोलर, आप जितना आप MS प्रेशर सेट पॉइंट डालिएगा उस सेट पॉइंट के हिसाब से ये कंट्रोलर उसको एक्चुअल प्रेशर को सेट पॉइंट के हिसाब से मेंटेन करेगा। और इस तीनों कंट्रोलर का जो आउटपुट होगा एट ए टाइम कोई एक ही कंट्रोलर सर्विस में आपका रहता है। अगर स्पीड कंट्रोलर सर्विस में है तो लोड कंट्रोलर, स्पीड कंट्रोलर और आपका प्रेशर कंट्रोल आपका सर्विस में नहीं रहेगा। मीन्स इस तीनों कंट्रोलर में सिर्फ एक ही कंट्रोलर एट ए टाइम सर्विस में रहेगा और अदर कंट्रोलर आइदर उसको ट्रैक करता रहेगा। और इस तीनों कंट्रोलर का जो आउटपुट आएगा वो आता है वाल्व पोजीशन कंट्रोलर में। और ये वाल्व पोजीशन कंट्रोलर क्या करता है, वाल्व के पोजीशन को जो यहां से जो जितना सेट पॉइंट निकलेगा उस सेट पॉइंट के हिसाब से वाल्व के पोजीशन को मेंटेन करेगा। तो ये 4th वन बेसिकली आपका वाल्व पोजीशन कंट्रोलर है जो डिपेंड करता है सेट पॉइंट गिवन बाय दिस कंट्रोलर्स। तो हम लोग डिटेल से देखते हैं 1 बाय 1 कि स्पीड कंट्रोलर का क्या काम है, लोड कंट्रोलर किस टाइप से वर्क करता है एंड स्टीम प्रेशर कंट्रोलर किस टाइप से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पीड कंट्रोलर। स्पीड कंट्रोलर का फंक्शन क्या है, स्पीड कंट्रोलर का हम लोग यूज कब करते हैं। तो देखिए स्पीड कंट्रोलर, देखिए स्पीड कंट्रोलर का यूज हम लोग करते कब है, थोड़ा इसको देखिए।
जब आपका यूनिट स्टार्टअप ऑफ द यूनिट आप करते हैं, जब टरबाइन का बारिंग गियर आरपीएम से आप रेटेड आरपीएम तक लेके जाते हैं, रेटेड आरपीएम मतलब 360 आरपीएम हो या 3000 आरपीएम आप ले जाते हैं, तो स्पीड कंट्रोलर के थ्रू ही आप लेके जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है क्या कि आप जब टरबाइन का स्टार्टअप करते हैं फ्रॉम बारिंग गियर से रेटेड आरपीएम जैसे 360 आरपीएम हो या 3000 आरपीएम पे अगर लेके जाना होता है तो हम लोग स्पीड कंट्रोलर का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पीड आपको मैटर करना है। इनिशियल में जब आपका यूनिट सिंक्रोनाइज नहीं होता है तो हम लोग को तो हम लोग आरपीएम देखते हैं टरबाइन का, तो उस समय स्पीड कंट्रोलर का कंट्रोल में आता है, एक्शन में रहता है। सेकेंड है, अगर आपका टरबाइन ट्रिप करता है, जब मान लीजिए कि आपका टरबाइन लोडिंग कंडीशन में है, सिंक्रोनाइज कंडीशन में है और अचानक टरबाइन आपका ट्रिप कर जाता है, तो उस समय स्पीड कंट्रोलर एक्शन में आ जाएगा और उसके टरबाइन के जो ओवर स्पीड आरपीएम को पहुंचने नहीं देगा। तो जब टरबाइन ट्रिप्ड करेगा या शट डाउन आप करते हैं तो स्पीड कंट्रोलर एक्शन में आएगा। थर्ड है, टू प्रोवाइड द मिनिमम लोड ऑपरेशन, मीन्स आपको अगर हाउस लोड ऑपरेशन करना है, सपोज कीजिए कि आपका जनरेटर सर्किट ब्रेकर ऑफ हो गया है, आपका जो जनरेटर है ग्रिड के साथ डिसकनेक्टेड है और आप चाहते हैं कि टरबाइन को यूनिट को हाउस लोड ऑपरेशन में चलाना, मिनिमम लोड ऑपरेशन में आपको चलाना है, तो उसमें आपको स्पीड कंट्रोलर में से ही आपको लोड को मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसमें आपका स्पीड कंट्रोलर एक्शन में आता है। फोर्थ है आपका, जब यूनिट को सिंक्रोनाइज करते हैं, ऑटो सिंक्रोनाइज करते हैं ऑफ द जनरेटर विद द ग्रिड, तब उस समय स्पीड कंट्रोलर ही काम में आता है। तो स्पीड कंट्रोलर का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। ड्यूरिंग स्टार्टअप ऑफ द यूनिट, व्हेन द टरबाइन ट्रिप्ड, ऑटो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ जनरेटर विद द ग्रिड एंड टू प्रोवाइड द मिनिमम लोड ऑपरेशन, इस 4 कंडीशन में आपका स्पीड कंट्रोलर ही एक्शन में रहता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि स्पीड कंट्रोलर का हम लोग यूज कब करते हैं। तो ESTC पेज पे आप देखिए, ESTC पेज पे आप देखिएगा कि आपका स्पीड कंट्रोल का ये लूप है। स्पीड कंट्रोलर का देखिए क्या है फ्रेंड्स, लूप है। फर्स्ट देखिएगा आपका स्पीड रेफरेंस NR है, यहां से जो आउटपुट निकलता हुआ आपका NRTD में जाता है। यह है स्पीड रेफरेंस टाइम डिले, मैं सबका डिटेल बताऊंगा, पहले आप इसको हम लोग लूप को पहले समझ लेते हैं कि NR का आउटपुट जाता है NRTD में, जिसको हम लोग स्पीड लिमिटर भी कहते हैं। ये जो स्पीड लिमिटर है वो TSC अप पर मार्जिन से फीडबैक लेता है और इस फीडबैक के आधार पे ये अपना आउटपुट निकालता है। ये आउटपुट यहाँ पे आपका एक एरर सिग्नल जनरेट होता है। एरर सिग्नल क्या करता है, यहाँ से देखिए 3 आउटपुट आप देखिए, 3 इसका इनपुट है। एक आपका N एक्चुअल मीन्स आपका कितना टरबाइन का एक्चुअल स्पीड है, NRTD का आउटपुट है और एक प्रेशर बाइसिंग है टू कंट्रोल द बॉयलर का पार्ट है ये। और ये यहाँ से जो एरर सिग्नल जनरेट होता है ये आपका स्पीड कंट्रोलर में आता है। स्पीड कंट्रोलर उस एरर के बेसिस पे अपना आउटपुट निकालता है और ये आउटपुट आपका एक मैक्सिमम लॉजिक गेट है, जिसमें से आपका स्पीड कंट्रोलर का आउटपुट और यहाँ पे आपका लोड कंट्रोलर का आउटपुट रहता है। जो भी दोनों में मैक्सिमम होगा वही आपका आगे प्रोसीड करता है। तो ये आपका स्पीड कंट्रोल का लूप होता है। हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि NR क्या होता है। देखिए फ्रेंड, NR होता है स्पीड रेफरेंस। अब जहां भी NR देखें तो समझिएगा आपका स्पीड रेफरेंस होता है। स्पीड रेफरेंस क्या होता है कि आपको कितना टरबाइन का रिक्वायर्ड आरपीएम आपको रखना है, कितना आपको टरबाइन का आरपीएम पे आपको रोटेट करना है, आपका क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर आपको 360 आरपीएम देना होता है तो हम लोग NR में ही डालते हैं 360 आरपीएम, या आपको 3000 आरपीएम देना होता है तो NR में ही हम लोग 3000 आरपीएम सेट करते हैं। तो NR क्या होता है, स्पीड रेफरेंस मीन्स आपको कितना टरबाइन का आरपीएम रखना है, कितना आपको रिक्वायर्ड है वो उतना हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है, NR में हमने सपोज कीजिए आपको 360 आरपीएम पे डालना है तो 360 आरपीएम हम लोग NR पे डाल दिए, तो NR का आउटपुट मान लीजिए कि आपका 360 आरपीएम यहाँ पे सेट हो गया। अब NR क्या करेगा, अपना आउटपुट निकालता है। NR आउटपुट निकालता है, ये NRTD में जाता है। NRTD क्या होता है, वो स्पीड रेफरेंस टाइम डिले, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसका। स्पीड रेफरेंस टाइम डिले क्या होता है कि वो इसको हम लोग स्पीड लिमिट सेटर भी कहते हैं। स्पीड लिमिट सेटर
स्पीड लिमिट सेटर है, ये काम करता है क्या कि आप ये देख रहा है कि ठीक है एनआर का आउटपुट हमको 360 आरपीएम मिल रहा है, तो ये अब सारा पैरामीटर को ऑब्जर्व करेगा, ये देखेगा कि क्या टरबाइन का स्पीड 360 आरपीएम जाने के लायक में है, 360 आरपीएम जा सकता है। तो ये क्या होता है, फीडबैक लेता है किससे, टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर से। टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर का फीडबैक आता है एनआरटीडी में, और भी अपर मार्जिन। देखिए टीएससी क्या होता है, टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर, इसका मैंने डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया है फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल वीडियो है टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर का। तो मैं आपको जो ब्रीफली बताता हूँ, टीएससी जनरली है आपका 5 इसका जो इनपुट लेता है 5 जगह से। एक आपका क्या है, एचपी शाफ्ट से लेता है, एचपी केसिंग से लेता है, आपका एचपी स्टॉप वाल्व से लेता है, आपका आईपी शाफ्ट से लेता है, और एचपी कंट्रोल वाल्व से लेता है। ठीक है, ये आपका इतना जगह से ये फीडबैक लेता है, और जितना भी आपका पॉइंट है 5 पॉइंट है, सारे पॉइंट से आपका टी आई लेता है और टी मीन लेता है। टी आई मतलब होता है 100% मीन्स सरफेस टेम्परेचर, और टी एम मतलब होता है 50% मतलब मिड टेम्परेचर, जो आपका थिकनेस से, जैसे मान आपका इतना मोटा है तो 50% थिकनेस पे जो टेम्परेचर है वो मिड टेम्परेचर होता है 50% थिकनेस वाला। और इसी दोनों से आपका टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर अपना मार्जिन निकालता है, आपका अपर मार्जिन निकालता है एंड लोअर मार्जिन निकालता है। अपर मार्जिन फॉर द रेजिंग ऑफ द स्पीड और द लोड, एंड आपका लोअर मार्जिन इज यूज फॉर डिक्रीजिंग द लोड। ठीक है, तो यहां से क्या करता है, स्पीड एनआरटीडी आपका टीएससी से फीडबैक लेता है कि भाई टरबाइन का आरपीएम 360 जाने के लायक में है कि नहीं, पोजीशन में है कि नहीं। टीएससी का मार्जिन अगर आपका जनरली 100% के आसपास आपको अगर मिल जाता है तो आपको आराम से आउटपुट निकाल सकता है। मीन्स टीएससी क्या होता है कि अगर आपका 100% मार्जिन मतलब आपको 30K मिलना चाहिए, 30K मीन्स आपको मार्जिन अगर 30K मिल रहा है मीन्स आपको यहां पे 100% दिखा देगा। ठीक है, क्योंकि 1K मतलब होता है 20 आरपीएम पर मिनट। अगर आपको 30K मिलेगा मीन्स आपको 600 आरपीएम पर मिनट से आप टरबाइन को एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो टरबाइन का जो आरपीएम बढ़ाने के लिए सबसे पहले एनआरटीडी फीडबैक लेता है टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर से। टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर से पूछता है कि मुझे 360 आरपीएम बढ़ाने का इनपुट आया है, क्या टरबाइन का आरपीएम 360 जाने के पोजीशन में है। टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोल बोलता है ओके मैं 100% में हूं, मीन्स आप टरबाइन का आरपीएम बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या करे, जैसे ही आपको टीएससी मार्जिन अलाउ कर दिया, यस मार्जिन है 100% मार्जिन है, आप बढ़ा सकते हैं, तो फिर आपको एनआरटीडी क्या करता है 360 आरपीएम यहां से फीडबैक निकालेगा धीरे धीरे टाइम डिले के साथ। अगर मार्जिन यहां पे नहीं मिलेगा तो एनआरटीडी आरपीएम निकालेगा नहीं, अपना आउटपुट नहीं निकालेगा। तो इसलिए इसको हम लोग टाइम डिले करते हैं। अगर आपका एनआर दे दिया आप कुछ भी, तो एक यहां पे स्पीड लिमिटर लगा दिया है, वो देखेगा कि टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर आपका मार्जिन दे रहा है कि नहीं। अगर हम लोग टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर का फीडबैक नहीं देखेंगे और डायरेक्ट अगर हम लोग स्पीड कंट्रोलर में इसका हम लोग दे देंगे 360 आरपीएम, तो उसमें थर्मल स्ट्रेस आ सकता है। तो हमको एडमिसिबल टेम्परेचर लिमिट के अंदर रखना है, एडमिसिबल थर्मल स्ट्रेस के अंदर टरबाइन को रोटेट करना है। इसके लिए आपका टीएससी हम लोग यूज करते हैं। टीएससी अपना मार्जिन देखा, मार्जिन बोला ओके, एनआरटीडी अपना आउटपुट निकाल देता है 360 आरपीएम। ये 360 आरपीएम कहां पे आता है, ये एक फंक्शन है यहां पे आता है कि 360 आरपीएम यहां पे पहुंच गया। यहां देख रहा है कि एन एक्चुअल क्या होता है कि एक्चुअल स्पीड ऑफ द टरबाइन, टरबाइन का एक्चुअल स्पीड कितना है, टरबाइन का एक्चुअल आरपीएम कितना है। मान लिया कि आपका टरबाइन उसमें बारिंग गियर पे चल रहा था, बारिंग गियर पे अगर वैक्यूम है तो 120 आरपीएम रहता है, वो देख रहा है कि 120 आरपीएम है एन एक्चुअल, और हमको डिमांड क्या निकल रहा है 360 आरपीएम।
ठीक है, और एक प्रेशर बाइसिंग है। जनरली हम लोग प्रेशर बाइसिंग को ऑफ करके रखते हैं, ठीक है। प्रेशर बाइसिंग का मेन फंक्शन ये होता है कि ये देखेगा कि बॉयलर का कितना प्रेशर है, क्या बॉयलर का प्रेशर इतना है जो टरबाइन का आरपीएम 360 आरपीएम तक जा सकता है, ये प्रेशर बाइसिंग देखता है, ठीक है। तो यहां से इस तीनों का समेशन आता है यहां पे एरर सिग्नल फंक्शन के पास, और इसके बेसिस पे एरर यहां पे प्रोड्यूस होता है। यानी आपका एरर क्या होता है कि NRTD, जो आपका NRTD माइनस N एक्चुअल, आपका N एक्चुअल 120 आरपीएम है, NRTD आपका 360 आरपीएम सेट पॉइंट निकल रहा है, इस दोनों का जो डिफरेंस होगा उस पे आपका एक एरर सिग्नल जनरेट होता है, और आपका एरर सिग्नल कहां पे जाता है, स्पीड कंट्रोलर में जाता है, और स्पीड कंट्रोलर इस एरर सिग्नल के बेसिस पे अपना आउटपुट निकालता है, और ये आउटपुट जो होता है एक आपका मैक्सिमम लॉजिक गेट है, इस लॉजिक गेट पे आता है, ठीक है। क्योंकि टरबाइन आपका हम लोग बारिंग से रेटेड आरपीएम पे जा रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि लोड कंट्रोल का आउटपुट आपका कम रहता है। लोड कंट्रोल उस समय स्पीड कंट्रोल को फॉलो करता है 1.5% लेस, मींस जितना भी आपका स्पीड कंट्रोल का आउटपुट रहेगा, लोड कंट्रोल का आउटपुट इससे -1.5% रहता है। तो इस दोनों में आपका मैक्सिमम स्पीड कंट्रोल रहेगा, यहीं से स्पीड कंट्रोल का आउटपुट निकलेगा और आपका वो इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक कन्वर्टर में जाता है, वहां से आउटपुट निकलेगा और उससे कंट्रोल वाल्व का ओपन होता है और आपका टरबाइन का आरपीएम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये इसी टाइप से आपका लॉजिक पे काम करता है। फ्रेंड, प्रेशर बाइसिंग का मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बताता हूं। प्रेशर बाइसिंग किस टाइप से ये वर्क करता है। जनरली हम लोग इसको ऑफ रखते हैं, अगर मान लीजिए किसी प्लांट में अगर ऑन है, इसका मतलब क्या होता है, ये देखेगा कि बॉयलर का प्रेशर कितना है। मान लीजिए कि आपका यहां से एरर सिग्नल आपको 360 आरपीएम यहां पे आ गया, यहां पे N एक्चुअल 120 देख लिया और देख रहा है कि आपका प्रेशर कितना है। अगर प्रेशर आपका कम है, देख रहा है कि बॉयलर का प्रेशर कम है और वो 360 आरपीएम तक जाने के लिए कैपेबल नहीं है, तो यहां पे क्या करेगा, प्रेशर बाइसिंग उतना आरपीएम को कट कर देगा। आपको 360 आरपीएम यहां निकल, आपका 360 आरपीएम के आसपास निकलने ही नहीं देगा, उतना आपका एरर सिग्नल कम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और अगर देख रहा है कि एमएस का प्रेशर ज्यादा है, एमएस का प्रेशर ज्यादा है, तो क्या करेगा, उस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, उस प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए प्रेशर बाइसिंग क्या करेगा, यहां से थोड़ा सा आरपीएम को ऐड कर देगा। आप 360 आरपीएम दे रहे हैं, वो हो सकता है वो आरपीएम बढ़ा के 380 390 तक लेकर चला जाए। तो प्रेशर बाइसिंग को जनरली हम लोग इसलिए ऑफ रखते हैं कि वो प्रेशर को देखना शुरू कर देता है और आपका जो आप सेट पॉइंट रखना चाहते हैं 360 आरपीएम, उतना आपका मेंटेन नहीं रख पाए। हो सकता है आरपीएम 360 से कम मेंटेन हो, या प्रेशर अगर बढ़ेगा तो आरपीएम को क्या करेगा, बढ़ा देगा, ताकि आपका प्रेशर एडमिसिबल लिमिट में आ जाए। तो ये क्या करता है, बॉयलर को देखता है, बॉयलर के प्रेशर को देखता है। तो जनरली हमको क्या है, स्टार्टिंग में हमको तो देखना है आरपीएम, हमको रेटेड आरपीएम पे टरबाइन को रोटेट करना है, तो इसलिए हम लोग प्रेशर बाइसिंग को जनरली हम लोग ऑफ करके रखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये कंट्रोल लूप काम करता है आपका। हम लोग सबसे पहले एनआर में देते हैं आउटपुट, एनआर निकालता है, एनआरटीडी को अपना आउटपुट देता है, एनआरटीडी टीएससी से फीडबैक लेता है कि क्या टरबाइन का आरपीएम इतना बढ़ने के लिए है, क्या थर्मल स्ट्रेस तो नहीं आ जाएगा, यहां से लेते हैं। अगर ये अपना फीडबैक दे दिया यस 100% मार्जिन है, तो यहां से अपना कमांड निकालेगा। ये आपका क्या होता है, फंक्शनल जनरेटर है, ये क्या करेगा, यहां से एन एक्चुअल और आपका सेट पॉइंट दोनों के बीच एक एरर सिग्नल निकालेगा। ये एरर सिग्नल क्या होता है, NRTD माइनस N एक्चुअल, और इसी एरर सिग्नल के बेसिस पे आपका स्पीड कंट्रोलर अपना आउटपुट निकालता है। और यहाँ पे एक मैक्सिमम लॉजिक गेट है, इस मैक्सिमम लॉजिक गेट में क्या होता है, यहाँ स्पीड कंट्रोल का आउटपुट आता है, यहाँ पे आपका लोड कंट्रोल का आउटपुट आता है। जो दोनों में मैक्सिमम होगा वही आपका आगे फॉरवर्ड जाता है और वही आपका कंट्रोल वाल्व को कंट्रोल करेगा। तो जनरली आपका क्या होता है, जब आपका टरबाइन स्टार्टिंग कंडीशन में रहता है, सिंक्रोनाइज से पहले तक आपका मशीन स्पीड कंट्रोल में ही चलता है, तो उस समय स्पीड कंट्रोल का आउटपुट ज़्यादा रहता है, लोड कंट्रोल का आउटपुट स्पीड कंट्रोल के आउटपुट से -1.5% लेस रहता है। और यहाँ से आपको क्या करेगा, जो भी इतना आउटपुट निकला उसके बेसिस पे आपका कंट्रोल वाल्व ओपन होगा और टरबाइन का आरपीएम बढ़ जाता है। इस एनआर वैल्यू को रेज हम लोग कैसे करते हैं, एक तो डेस्क इंजीनियर जो होता है
उसके वैल्यू को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। यहाँ पे इसका पॉपअप है, ओपन कीजिएगा, यहाँ से अगर वैल्यू आपको इंक्रीज करना होगा तो इसको इंक्रीज कर दीजिए, या आपको अगर डिक्रीज अगर टरबाइन का आरपीएम को आपको डिक्रीज करना है तो एनआर वैल्यू पे जाके इसको डिक्रीज कमांड दे सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं मैनुअली। सेकेंड होता है अगर आप टरबाइन जो होता है ATRS से चल रहा है, मतलब SGC मोड में अगर चल रहा है, तो उसका स्टेप 12 में देखिएगा कि अगर एनआर का वैल्यू लेस देन 360 आरपीएम है तो एनआर वैल्यू ऑटोमेटिकली रेज हो जाएगा, 360 आरपीएम पे चला जाएगा। ठीक है। और स्टेप 16 में आप देखिएगा कि इफ द वैल्यू ऑफ एनआर इज लेस देन 3036 आरपीएम तो एनआर का वैल्यू ऑटोमेटिकली रेज हो जाएगा आपका 3036 आरपीएम। अगर आप ATRS मोड SGC मोड पे चलाते हैं तो उसमें आपका जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपको लोअर का देखिए क्या कंडीशन है, ऑटोमेटिकली लोअर का कंडीशन क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका अगर dN/dt अगर ऑपरेटेड हो जाता है, अगर dN/dt अगर ऑपरेटेड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एनआर का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। मैं इसका डिटेल बताऊंगा कि dN/dt ऑपरेटेड कब होता है। dN/dt ऑपरेटेड मतलब होता है अगर लेस देन 108 आरपीएम पर मिनट, मतलब एक्सेलरेशन रेट अगर 108 आरपीएम पर मिनट से अगर कम हो जाता है तो dN/dt ऑपरेटेड हो जाएगा, और उस कंडीशन में आपका एनआर का वैल्यू ऑटोमेटिकली आपका लोअर हो जाता है। ठीक है। और अगर टरबाइन ट्रिप करता है, टरबाइन आपका ट्रिप करता है तो एनआर का वैल्यू आपका ऑटोमेटिकली लोअर होना शुरू हो जाता है। वो जितना भी एन एक्चुअल रहेगा उससे -120 आरपीएम आपको पकड़ के एनआर का वैल्यू ऑटोमेटिक आपका लोअर होना शुरू हो जाता है। तो ये आपका एनआर है। एनआर डिफरेंस का आपको बढ़ाना होगा तो एज ए डेस्क इंजीनियर आप बढ़ा सकते हैं, घटाना होगा तो डेस्क इंजीनियर भी इसको घटा सकता है। अगर आपको ATRS मोड में चलता है तो स्टेप 12 में ऑटोमेटिकली आपका 360 आरपीएम रेज हो जाएगा, और स्टेप 16 में आपका ऑटोमेटिकली 3036 आरपीएम आपका रेज हो जाता है। अगर आपको लोअर करना है तो डेस्क इंजीनियर इसको लोअर कर सकता है, या आपका dN/dt अगर ऑपरेटेड हो जाता है तो भी उस कंडीशन में आपका लोअर हो जाएगा। और अगर टरबाइन ट्रिप करता है तो एनआर वैल्यू एन एक्चुअल को देख के अपने आप ऑटोमेटिकली लोअर होना शुरू हो जाता है -120 आरपीएम के हिसाब से, मतलब एन एक्चुअल जितना भी रहेगा -120 आरपीएम लेके आपका एनआर वैल्यू ऑटोमेटिकली घटना शुरू हो जाता है। फ्रेंड देखिए dN/dt थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि dN/dt क्या होता है और dN/dt कब आपका ऑपरेटेड होता है, और जब dN/dt ऑपरेटेड होता है तो उसमें क्या होता है टरबाइन में। तो dN/dt सिंपल होता है रेट ऑफ, ये आपका एक्सेलरेशन रेट होता है कि किस एक्सेलरेशन रेट से आपको टरबाइन के स्पीड को इंक्रीज करना होता है। तो dN/dt मतलब एक्सेलरेशन रेट होता है, वो डिसाइड करता है कि इस रेट से आपका टरबाइन का आरपीएम बढ़ेगा। इसका आप देखिए यूनिट जो होता है वो आरपीएम पर मिनट होता है। ठीक है। तो जब आप टरबाइन का आरपीएम 360 से 3000 डालते हैं उस समय आपका dN/dt देखना होता है, और उसमें dN/dt कोशिश करते हैं हम लोग कि 600 आरपीएम पर मिनट मिलना चाहिए। तो ये हम लोग dN/dt देखते क्यों हैं और dN/dt कब एप्लीकेबल होता है? क्या 0 से 360 आरपीएम जाने में dN/dt देखते हैं? नहीं देखते हैं। 2850 आरपीएम से 3000 आरपीएम जाने में भी हम लोग dN/dt नहीं देखते हैं। तो dN/dt देखते हैं किस रेंज में? जब आपका टरबाइन का आरपीएम 725 से 2850 आरपीएम के रेंज में अगर टरबाइन का स्पीड रहता है तभी हम लोग dN/dt देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि dN/dt जो हम लोग देखते हैं वो किस स्पीड रेंज में देखते हैं। तो 725 से 2850 आरपीएम के बीच ही dN/dt रेट हम लोग देखते हैं। इसके पहले या इसके बाद हम लोग dN/dt रेट कुछ भी रहे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन इस जोन के बीच आपको dN/dt रेट लेस देन 108 तो कभी होना ही नहीं चाहिए। तो पहले हम लोग देखते हैं dN/dt रेट कब ऑपरेट होता है, इसका ऑपरेट करने का क्या कंडीशन है। देखिए टरबाइन का एक क्रिटिकल
स्पीड जोन होता है, क्रिटिकल जोन होता है। जो क्रिटिकल जोन जो होता है वो 725 से 2850 आरपीएम के बीच ही क्रिटिकल जोन माना गया है, क्रिटिकल जोन है। और इस क्रिटिकल जोन को हम लोग बहुत फास्ट क्रॉस करना होता है, क्योंकि क्रिटिकल जोन में आपका शाफ्ट डैमेज होने का चांस होता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन बढ़ जाता है, आपका नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ वो मैच हो जाता है और आपका शाफ्ट बेंड हो सकता है, इवन शाफ्ट आपका टूट भी सकता है। तो इसीलिए हम लोग इस जोन में dn/dt रेट देखते हैं। तो dn/dt रेट ऑपरेट कब होगा, इसका बहुत सारा कंडीशंस है। पहला कंडीशन है कि जनरेटर सर्किट ब्रेकर आपका ऑफ होना चाहिए, मींस टरबाइन ट्रिप्ड कंडीशन में होना चाहिए, तभी dn/dt रेट हम लोग ऑपरेट होगा। सेकेंड कंडीशन फ्रेंड क्या होता है कि आपका जो इमरजेंसी स्टॉप वाल्व 1 और 2, जो टरबाइन स्टॉप वाल्व जो होता है वो क्लोज नहीं होना चाहिए, ये आपका ओपन कंडीशन में होना चाहिए। क्लोज है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आपका जो टरबाइन स्टॉप वाल्व जो होता है 1 और 2, ये आपका क्लोज नहीं होना चाहिए, ओपन कंडीशन में होना चाहिए। अगर एनआर का वैल्यू ग्रेटर देन 700 है, आपने सेट पॉइंट डाल दिया है एनआर का वैल्यू 700, तभी आपका dn/dt रेट ऑपरेट होगा। अगर एनआर का वैल्यू आपने 360 आरपीएम दिया हुआ तो एनआर का वैल्यू हम ऑपरेट होगा ही नहीं, तो कुछ देखना ही नहीं है। फोर्थ पॉइंट होता है क्या कि अगर dn/dt लेस देन 108 आरपीएम पर मिनट अगर हो जाए, अगर एक्सेलरेशन रेट ऑफ राइज ऑफ स्पीड ऑफ द टरबाइन अगर लेस देन 108 आरपीएम पर मिनट से कम हो जाता है तो dn/dt रेट आपका ऑपरेट हो जाएगा। फ्रेंड, इस सारा कंडीशन अगर एग्जिस्ट करेगा तभी आपका dn/dt रेट ऑपरेट होता है, dn/dt ऑपरेटेड हो जाता है। तो समझ लिया कि dn/dt क्या होता है और dn/dt रेट ऑपरेट होने का क्या कंडीशंस है। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि dn/dt रेट अगर एक बार ऑपरेट हो गया तो क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपने टरबाइन का आरपीएम 3000 आपने सेट किया, ठीक है, आपने एनआर का वैल्यू 3000 आपने एक बार आपको दे दिया, मीन्स आपने टरबाइन का रोलिंग 360 आरपीएम पे किया, उसको 1 घंटा आपने होल्ड किया। अब आपको आरपीएम देख रहे हैं कि सारा कर्व्स आपका सेटिस्फाई कर गया, आपने 3000 आरपीएम पुट कर दिया। तो एनआर में आपने क्या किया, 3000 पुट वैल्यू पुट कर दिया, सेट कर दिया। ये एनआर क्या किया, एनआर टीडी को बोला कि 3000 आरपीएम बढ़ाओ, ठीक है। तो एनआर बोला ओके 3000 आरपीएम मैं बढ़ाता हूं, थोड़ा सा मैं फीडबैक लेता हूं। ये फीडबैक किससे लिया, टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर से लिया। टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर का बोला कि ठीक है आपका आरपीएम 3000 तो नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा आरपीएम आप बढ़ा सकते हैं, उतना 100% मार्जिन तो नहीं है, लेकिन 50% मार्जिन है, थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं। तो एनआरटीडी क्या किया, उतना ही जितना ये अलाउ किया उतना ही आपको आरपीएम यहां से फीडबैक निकालेगा। आपने दिया 3000, एनआरटीडी को फीडबैक यहां से 50% के आसपास मिला, उसी 50% के हिसाब से यहां पे आरपीएम ये निकाला, ठीक है। यहां से एरर सिग्नल आया, एरर सिग्नल क्या क्या स्पीड कंट्रोलर पे एक्ट हुआ, स्पीड कंट्रोलर क्या क्या अपना आउटपुट निकाला और टरबाइन का कंट्रोल वाल्व ओपन हो गया और आरपीएम आपका टरबाइन का बढ़ने लगा। और उसने देखा क्या कि dn/dt रेट जब जैसे आरपीएम बढ़ना शुरू हुआ था तो dn/dt रेट उसमें मान लीजिए कि आपका 300 आरपीएम पर मिनट था, ठीक है। अचानक क्या हुआ कि स्पीड बढ़ते बढ़ते आपका dn/dt रेट लेस देन 108 आरपीएम आ गया, ठीक है। शुरू में तो मान लिया कि 300 आरपीएम पर मिनट से आपका बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन अचानक क्या हुआ कि देखा कि dn/dt रेट 108 आरपीएम पर मिनट से कम हो गया। तो क्या होगा, जैसे ही देखा कि dn/dt रेट 108 आरपीएम से कम हुआ तो ये जो रिफरेंस वैल्यू एनआर जो आपने सेट किया था 3000 पे, ये ऑटोमेटिक डिक्रीज कर देगा और इस एनआर वैल्यू को घटा के 360 आरपीएम पे लेके आ जाएगा, ऑटोमेटिक आपका लोअर कर देगा 360 आरपीएम पे, उतना बढ़ने ही नहीं देगा, क्योंकि वो देख रहा है कि क्रिटिकल जोन में टरबाइन होल्ड कर सकता है, क्रिटिकल जोन पार नहीं कर पाएगा क्योंकि आपको एक्सेलरेशन रेट आपको कम मिल रहा है।
तो हो सकता है क्रिटिकल जोन में फंस जाए और टरबाइन का शाफ्ट डैमेज हो जाए। तो इसको बचाने के लिए एक लॉजिक दे दिया है कि जैसे ही डी/dt रेट 108 आरपीएम से कम हुआ तो डी/dt रेट ऑपरेटेड हो जाएगा और टरबाइन का स्पीड ऑटोमेटिक एनआर वैल्यू को घटा के 360 आरपीएम पे डाल देगा। या कहीं कहीं आपको सेट किया होगा, मतलब 700 आरपीएम, तो आपको 700 आरपीएम पे आके आपको सेट कर देगा। जितना इसको सेट कीजिएगा, मतलब आपको क्रिटिकल जोन से पहले आपका वैल्यू आपको सेट कर देना है। क्रिटिकल जोन जनरली 725 से स्टार्ट होता है, इससे थोड़ा सा कम आप सेट कर सकते हैं, या कहीं कहीं 360 आरपीएम पे सेट किया हुआ है। तो जो भी आप वैल्यू सेट कीजिएगा उतना वैल्यू आपको एनआर वैल्यू ऑटोमेटिक आपको देने का जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक जैसे ही डी/dt रेट ऑपरेटेड होगा, ऑटोमेटिक आपका एनआर वैल्यू ऑटो में आपको डिक्रीज करके जो भी आपका सेफ आरपीएम है, 360 हो या 700 आरपीएम हो, जो भी हो, उतना आपको ऑटो में लेके आ जाएगा और यहाँ से स्पीड कंट्रोल का आउटपुट नेगेटिव निकलेगा और तुरंत आपका कंट्रोल वाल्व को क्लोज कर देगा। तो डी/dt रेट ऑपरेटेड होने के बाद आपका एनआर वैल्यू ऑटो में लोअर हो जाएगा और टरबाइन को क्रिटिकल जोन से बाहर कर देगा। तो डी/dt रेट का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है। तो देखिए डी/dt रेट किस पे डिपेंड करता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डी/dt रेट किस पे डिपेंड करता है। तो डी/dt रेट फ्रेंड्स जनरली जो आपका डिपेंड करता है वो टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर के फीडबैक पे। टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर का जो फीडबैक है जनरली आपका अपर मार्जिन देखता है। अपर मार्जिन फ्रेंड, अपर मार्जिन कम से कम आपका 30K मिलना चाहिए। जनरली आपका 1K = 20 आरपीएम होता है पर मिनट। अगर आपको आरपीएम मार्जिन अगर 30K मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। मिनिमम 30K मिले तो 20 × 30 कर दीजिएगा, 600 आरपीएम पर मिनट। मीन्स इसका जो आप कर्व देखिएगा फ्रेंड, आपको कुछ इस टाइप से कर्व मिलेगा। ये आपका मार्जिन का है और ये आपका आरपीएम है कर्व। मार्जिन और आरपीएम का कर्व देखिए, ये 0, ये आपको मान लीजिए 30K। तो 0 से 30K के बीच एक लीनियर कर्व होता है। जितना आपको, जैसे आपको 20K मार्जिन मिल रहा है तो 20 इंटू आप 20 कर सकते हैं, 400 आरपीएम होगा। मीन्स 30K तक आपको 600 आरपीएम, ये आपका 600 30K जैसे मिला या 30K के बाद जितना भी वैल्यू मिलेगा आपका डी/dt रेट 600 ही मैक्सिमम होता है। ठीक है, 30K तक 600 और 30K के बाद भी आपका 600 ही कांस्टेंट रहता है। तो इतना हमको मार्जिन अगर मिल जाए तो आपको डी/dt रेट कभी ऑपरेटेड नहीं होगा और टरबाइन का स्पीड क्विकली आपका क्रिटिकल जोन को क्रॉस कर जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि टरबाइन को जब 360 आरपीएम पे होल्ड करते हैं, करीब अगर कोल्ड लाइटअप है तो जिन्हें हम लोग 2 घंटा तक होल्ड करते हैं। होल्ड करने के पीछे ये रहता है कि आपका जो TI और T मीन कि दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस आपको बहुत ही कम मिले। क्योंकि TI तो आपको तुरंत मिल जाता है, क्योंकि जैसे ही स्टीम मान लीजिए कि HP शाफ्ट के पास पहुंचा, HP शाफ्ट जैसे स्टीम के कांटेक्ट में आया उसका टेम्परेचर बहुत फास्ट बढ़ता है। लेकिन जो टरबाइन का जो मिड टेम्परेचर, जो 50% थिकनेस वाला टेम्परेचर, उसको बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जितना आप टाइम को होल्ड कीजिएगा उतना धीरे धीरे आपका TM का वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाता है। और TI और T मीन के बीच जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना आपको मार्जिन कम मिलेगा, और TI और T मीन के बीच जितना कम डिफरेंस होगा उतना आपको मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। तो जनरली हम लोग क्या होता है, जनरली हम लोग देखते हैं कि TI और T मीन के बीच अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही कम है तो आपको मार्जिन मिलेगा, और जैसे आपको मार्जिन मिलेगा आप उसको 3000 तक लेके जा सकते हैं। तो लोडिंग करने का भी सिंपल ही फंडा है। अगर आपको मार्जिन 30K मिलेगा तो आप 25 मेगावाट पर मिनट तक आप लोड बढ़ा सकते हैं। 25 मेगावाट पर मिनट नहीं फ्रेंड्स, 25 मेगावाट तक आप लोड बढ़ा सकते हैं। तो जनरली ये आपको मार्जिन देखता है। इसलिए NRTD, अगर NRTD नहीं रहता तो क्या होता है, जैसे हम लोग NR 3000 दिए, ये फटाक से स्पीड कंट्रोलर को बोलता है भाई 3000 बढ़ाओ, और टरबाइन का आरपीएम बढ़ा देता। पता चला कि उतना प्रेशर नहीं है, उतना आपको प्रेशर है, उतना टेम्परेचर नहीं है, आपको टरबाइन क्रिटिकल जोन में आ जाता है। तो इसलिए टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर का बड़ा इंपॉर्टेंट फीडबैक लेता है। आपको इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग सिस्टम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीडबैक आया है टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर का, जो आपको देखता है कि अगर आप गलती से 3000 दे भी दिए और तो टरबाइन का आरपीएम 3000 नहीं जाएगा। आपको एक स्पीड लिमिटर लगा दिया है, वो देखेगा कि आप गलती से आप कुछ भी NR वैल्यू दे दिए, यहाँ देख रहा है आपका मार्जिन नहीं है,
तो आपको टरबाइन का आरपीएम उतना जाने के लिए नहीं देगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट फीचर है आपका कि एनआर का वैल्यू ब्लॉक कब हो जाएगा, ब्लॉकिंग, द वैल्यू ऑफ एनआर नीड्स ब्लॉकिंग। एक लॉजिक ये भी दिया हुआ है, जरा इसको ध्यान से समझिए कि मान लीजिए कि आपने एनआर का वैल्यू सेट पॉइंट डाल दिया 700, सपोज कीजिए, एग्जांपल्स मैं आपको समझा रहा हूं, एनआर का वैल्यू आपने 700 डाला, ये 700 कहां पे जाएगा, एनआरटीडी के पास जाएगा। एनआरटीडी फीडबैक लिया टीएससी मार्जिन से, टीएससी मार्जिन बोला ओके आप 700 आरपीएम तक जा सकते हैं, टरबाइन में कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। यहां से निकल गया आपका कितना 7, एनआरटीडी का वैल्यू आपका 700, धीरे 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 आपका निकलना शुरू हुआ। ये तो एक बार में 700 निकलता नहीं है, क्या करता है, धीरे 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 आपका एनआरटीडी का वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, और यहाँ एन एक्चुअल मान लीजिए कि उस समय एन एक्चुअल का आरपीएम मान लेते हैं कि आपका 360 आरपीएम पे मान लीजिए रोटेट कर रहा है एन एक्चुअल। ठीक है, तो एनआरटीडी का वैल्यू धीरे धीरे आपको यहाँ पे निकालना शुरू हुआ। देखिए एनआर 700 देते हैं तो ये तुरंत यहाँ 700 आ जाएगा, बट एनआरटीडी का आउटपुट यहाँ तुरंत 700 नहीं निकालेगा, वो टाइम डिले के साथ टीएससी को देखते हुए वैल्यू निकालेगा। जैसे ये वैल्यू निकालना शुरू हुआ तो यहाँ से एक एरर सिग्नल जनरेट होगा और एरर सिग्नल के हिसाब से स्पीड कंट्रोलर का आउटपुट निकलेगा और टरबाइन का कंट्रोल वाल्व ओपन होगा और आरपीएम बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, एक कंडीशन जरा सोचिए कि आप यहाँ एनआरटीडी का वैल्यू बढ़ता बढ़ता आपका निकल गया 400, मान लीजिए यहाँ से धीरे धीरे 400 निकला और देख रहे हैं क्या कि टरबाइन का आरपीएम इंक्रीज नहीं हो रहा है। एनआरटीडी मान लीजिए 400 निकला, यहाँ पे यहाँ एरर सिग्नल जनरेट हुआ, एरर सिग्नल के हिसाब से स्पीड कंट्रोलर का आउटपुट निकाल रहा है और आपका कंट्रोल वाल्व ओपन होगा और टरबाइन का आरपीएम बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि एनआरटीडी से 400 निकाल रहा है, यहाँ से स्पीड कंट्रोल का आउटपुट भी निकाल रहा है, बट टरबाइन का आरपीएम बढ़ नहीं रहा है। कंट्रोल वाल्व ओपन हो रहा है बट टरबाइन का आरपीएम नहीं बढ़ रहा है। तो इसमें क्या है कि जैसे ही एक लॉजिक दे दिया इसमें कि जैसे ही एनआरटीडी माइनस एन एक्चुअल ग्रेटर देन 36 आरपीएम आ जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है, अगर 36 आरपीएम आ जाएगा तो एनआर का वैल्यू ब्लॉक कर देगा और एनआरटीडी का वैल्यू अब बढ़ेगा ही नहीं, इसको यहीं पे स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो एनआर का वैल्यू क्या करेगा, आपका ब्लॉक कर देगा। जैसे ही देख रहा है भाई कुछ तो रीजन है, हम आउटपुट भी निकाल रहा है और टरबाइन का स्पीड नहीं बढ़ रहा है, तो क्या करेगा, जैसे इसके और इसके बीच का डिफरेंस 36 आरपीएम से ज्यादा होगा, इसका आउटपुट का वैल्यू को ब्लॉक कर देगा, आउटपुट बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, ये लॉजिक क्यों दिया हुआ है कि मान लीजिए कि अगर ब्लॉक नहीं करता तो ये धीरे धीरे 400 बढ़ा बढ़ा के 700 पे चला जाता, यहाँ ये 360 आरपीएम पे ही रोटेट करता रहता। 700 माइनस 360 इसके हिसाब से आपका क्या होता है, स्पीड कंट्रोल का आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। नहीं, आपका एरर सिग्नल तो जनरेट हो रहा है ना, एरर सिग्नल का आउटपुट तो ज़्यादा हो जाएगा, तो स्पीड कंट्रोलर का आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और अचानक मान लीजिए कि झटके के साथ टरबाइन का कंट्रोल वाल्व ओपन हो गया। एक झटके के साथ जब टरबाइन का कंट्रोल वाल्व ओपन होगा उस समय क्या होगा कि आपका क्या टरबाइन का स्पीड 700 पे जाके रुकेगा, वो आपका चला जाएगा 800 900 पे चला जाएगा, क्योंकि उसको झटका के साथ ओपन होगा और टरबाइन का आरपीएम क्या होगा, धीरे धीरे 700 पे ना जाके 800 900 तक चला जाएगा कंट्रोल वाल्व। फिर क्या करेगा, कंट्रोल वाल्व को धीरे 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 वो ओपन करना चाहेगा नहीं, तो उस समय क्या होगा, हो सकता है वो क्रिटिकल जोन में चला जाए और क्रिटिकल जोन में थोड़ा देर भी अगर होल्ड कर गया तुरंत तो डिक्रीज नहीं होगा। मान लीजिए कि आरपीएम आपने सेट किया 700, वो बढ़ के चला गया 900, फिर 900 से बैक होकर 700 की तरफ भी आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि यहाँ पे एरर सिग्नल क्या करेगा, जनरेट होगा और उसके आउटपुट को डिक्रीज करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर थोड़ा देर भी होल्ड कर गया क्रिटिकल जोन में तो टरबाइन का शाफ्ट क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, टरबाइन का शाफ्ट आपका टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बियरिंग डैमेज हो सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया, एक लॉजिक लगा दिया है कि एनआरटीडी का वैल्यू बढ़ रहा है तो टरबाइन का एक्चुअल आरपीएम भी बढ़ना चाहिए। अगर एनआरटीडी का वैल्यू बढ़ रहा है बट टरबाइन का एक्चुअल आरपीएम अगर नहीं बढ़ रहा है, अगर दोनों के बीच 36 आरपीएम का डिफरेंस अगर आ गया तो आपका एनआर को ब्लॉक कर देगा, इसके स्पीड कंट्रोल का आउटपुट को आपको ब्लॉक कर देगा, स्पीड कंट्रोल आउटपुट नहीं बढ़ेगा और आपका एनआरटीडी का वैल्यू भी यहाँ 400 था, उससे ज़्यादा बढ़ने के लिए ही नहीं देगा।
तो एक लॉजिक ये है कि एनआर नीड्स ब्लॉकिंग। सेकेंड लॉजिक है कि मान लिया कि आपका टीएससी अपर मार्जिन अगर लेस देन 0% हो गया, मीन्स आपको निगेटिव आ गया, तो भी इसको ब्लॉक कर देगा। ये दो कंडीशन में एनआर का वैल्यू आपका ब्लॉक हो जाता है। फ्रेंड एक और इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि एनआर ये एन एक्चुअल को कब तक ट्रैक करता रहेगा। जब इसको समझते हैं हम लोग कि मान लीजिए कि आपका टरबाइन ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज हो गया, जनरेटर जो है ग्रिड के साथ आपका सिंक्रोनाइज हो गया। शुरू में आपका स्पीड कंट्रोल में आप लोड मेंटेन करते हैं, धीरे धीरे उसको हम लोग लोड कंट्रोल में शिफ्ट कर देते हैं और मशीन आपका लोड कंट्रोल में चल रहा है। इसके बाद क्या होता है कि स्पीड कंट्रोल का जो आउटपुट होता है वो घट के 11.11% के आसपास आ जाता है, जो कि कांस्टेंट रहता है। और उस समय आप देखिएगा कि एनआर का वैल्यू क्या रहता है। जब मशीन सिंक्रोनाइज हो जाता है और आपका लोड कंट्रोल में शिफ्ट हो जाता है, उस समय आप देखिएगा कि एनआर का वैल्यू जितना भी एन एक्चुअल रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, एन एक्चुअल रहेगा उससे +20 या कहीं कहीं 15 आरपीएम दिया हुआ है, इतना पे वो ट्रैक करता रहेगा। मीन्स रिफरेंस का वैल्यू एन आर जो होता है वो एन एक्चुअल को ट्रैक करता रहेगा। मतलब एन एक्चुअल का जितना भी आरपीएम रहेगा उससे +20 आप अपने में लिए रहेगा, उतना वैल्यू वो बढ़ेगा। आप एन एक्चुअल मान लीजिए 2990 आरपीएम पे चल रहा है, +20 कर दीजिए 3010 आरपीएम पे एनआर का वैल्यू आ जाएगा। तो जो भी टरबाइन का स्पीड रहेगा एन एक्चुअल उससे +20 पे एनआर का वैल्यू पकड़ा रहेगा। ये क्यों दिया हुआ है लॉजिक बताइए। ये लॉजिक देने के पीछे क्या रीजन है? देखिए इस लॉजिक का देने के पीछे रीजन क्या है कि एन एक्चुअल से +20 यहां देने से क्या होता है, सपोज कीजिए एन एक्चुअल आपका 3000 है, तो एनआर का वैल्यू कितना होगा 3020 आरपीएम होगा। तो 3020 आरपीएम यहां से क्या निकलेगा, इसका एनआरटीडी देख रहा है टरबाइन स्टेज कंट्रोलर से कि टरबाइन का आरपीएम को 3020 बढ़ाना है। यहाँ एन एक्चुअल 3000 है, यहाँ 3020, यहाँ से एक एरर सिग्नल जनरेट होगा, वो एरर सिग्नल पे स्पीड कंट्रोलर एक्ट करेगा और स्पीड कंट्रोल अपना आउटपुट जो है 11% के आसपास निकालेगा। लेकिन ये इफेक्टिव अभी नहीं रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम लॉजिक गेट के तहत लोड कंट्रोल का आउटपुट आपका ज्यादा है, तो लोड कंट्रोल का आउटपुट ही एक्शन में रहेगा, स्पीड कंट्रोलर अपना 11% पे पड़ा रहेगा। ये इसलिए दिया जाता है कि अगर आप 20 आरपीएम नहीं दीजिएगा, मान लीजिए कि आपका एनआर का वैल्यू एन एक्चुअल के बराबर रहेगा, तो आप यहाँ पे एरर सिग्नल जनरेट नहीं होगा और स्पीड कंट्रोल का आउटपुट आपका 0 रहेगा। क्योंकि ये स्पीड कंट्रोलर जो भी होता है, कोई भी कंट्रोलर, वो एरर सिग्नल पे काम करता है। एरर मतलब कितना आपका सेट वैल्यू है और कितना आपका एक्चुअल है, दोनों के डिफरेंस पे ही कोई भी कंट्रोलर वर्क करता है। तो इसको 20 आरपीएम देने से क्या हुआ कि यहाँ स्पीड कंट्रोलर का आउटपुट आपका 11% निकल रहा है। और इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि कभी अगर जनरेटर सर्किट ब्रेकर आपका ऑफ हो गया और मशीन को हाउस लोड ऑपरेशन पे चलाना है, टरबाइन को लाइव रखना है, तो उस समय आपका ये इफेक्टिव हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आपका टरबाइन ट्रिप करेगा, टरबाइन ट्रिप करता है, लोड कंट्रोलर अनस्टेबल हो जाता है। यहाँ जो लोड कंट्रोलर था वो आपका अनस्टेबल हो जाएगा, और जैसे आपका लोड कंट्रोलर अनस्टेबल हुआ तो उस समय क्या होता है, मैक्सिमम आपका कौन हो जाएगा, स्पीड कंट्रोलर का आउटपुट 11% के हिसाब से आपका कंट्रोल वाल्व पूरा क्लोज नहीं होगा, कंट्रोल वाल्व आपका 2 to 3% के आसपास ओपन ही रहेगा और मशीन जो होता है हाउस लोड ऑपरेशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ब्लॉक लोड ऑपरेशन में चला सकते हैं, हाउस लोड ऑपरेशन में मिनिमम लोड ऑपरेशन आप कर सकते हैं। उसमें आपका स्पीड कंट्रोलर से ही आप मिनिमम हाउस लोड ऑपरेशन या मिनिमम लोड ऑपरेशन आप कीजिएगा। अगर यहाँ पे स्पीड कंट्रोल का आउटपुट अगर 11% नहीं रहता, अगर यहाँ +20 नहीं रहता, मान लीजिए दोनों अगर इक्वल ही रहता, तो एरर सिग्नल 0, स्पीड कंट्रोल का आउटपुट 0, आप हाउस लोड ऑपरेशन कैसे करते हैं, आपका कंट्रोल वाल्व पूरा क्लोज हो जाता है। इस 11% के कारण आपका कंट्रोल वाल्व पूरा क्लोज नहीं होगा, आप उसको हाउस लोड ऑपरेशन कर सकते हैं, जो अपना कंजम्पशन आप उससे निकाल सकते हैं। तो इसीलिए +20 दिया हुआ है कि ताकि कुछ ना कुछ यहाँ पे एरर से सिग्नल जनरेट होता रहे और स्पीड कंट्रोल का आउटपुट निकलता रहे। एक कमेंट में आया कि सर 11% का क्या कैलकुलेशन है, तो बड़ा इसका सिंपल फंडा है कि 20 आरपीएम का डिफरेंस आया आपका 20 बाय, यानी कैलकुलेशन जो होता है वो आपका 3600 पे हम लोग करते हैं, और इसको आप क्या कीजिए डिवाइड जब कीजिएगा जनरली,
तो 0.055 के आसपास आएगा। 0.55 के आसपास आएगा। ये जो होता है एक मल्टीप्लायर है, केपी गेन जो आपका 20 है, इस गेन को इस ईरर से मल्टीप्लाई कर दिया है तो आपका 11.11% के आसपास आ जाता है। क्योंकि आपका ये 20 कांस्टेंट है, 3600 भी कांस्टेंट है, इसलिए इसका आउटपुट हमेशा, केपी भी कांस्टेंट है, इसलिए आउटपुट हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये बड़ा एक अच्छा लॉजिक दिया हुआ है कि आपका ये ट्रैक करता रहेगा +20 के बाद। जब आपका यूनिट सिंक्रोनाइज हो जाएगा और मशीन लोड कंट्रोल में शिफ्ट होगा, उसके बाद आप देखिएगा एनआर वैल्यू एन एक्चुअल से +20 और कहीं के +15 दिया हुआ है, तो +15 के हिसाब से इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे +15 कर दीजिएगा, 15/3600 अब मल्टीप्लाई 20 कर दीजिएगा, तो उतना आपका आउटपुट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनआर का वैल्यू +20 यहाँ पे क्यों दिया हुआ, इसका क्या पर्पस है। सेकेंड, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है। सेकेंड बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या है कि टरबाइन ट्रिप कर गया, मान लीजिए टरबाइन जैसे ही ट्रिप करेगा तब +20 का लॉजिक चेंज हो जाएगा। तब उस कंडीशन में जब आपका जनरेटर सर्किट ब्रेकर ऑफ हो जाता है, टरबाइन ट्रिप हो जाता है, तो एन आर जो होता है वो एन एक्चुअल को ट्रैक करेगा, बट किस टाइप से ट्रैक करेगा, -120 से। कहीं 108 आरपीएम भी दिया हुआ है तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो एन आर जो ट्रैक करेगा एन आर एन एक्चुअल को -120 से, कि एन एक्चुअल कुछ भी रहे उसको -120 से ट्रैक करता रहेगा ताकि टरबाइन का कंट्रोल वाल्व बहुत फास्ट बंद हो सके। क्योंकि जब टरबाइन ट्रिप करता है तो स्पीड कंट्रोल में मशीन आता है, और स्पीड कंट्रोल में एनआर का वैल्यू एन एक्चुअल से जितना कम रखेंगे उसका उतना आपका इरर से सिग्नल निगेटिव आएगा। निगेटिव आने से आउटपुट निगेटिव होगा और कंट्रोल वाल्व को तुरंत क्लोज करेगा। ये लॉजिक क्यों दिया हुआ है, इस लॉजिक के देने के पीछे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। देखिए, इस लॉजिक का देने के पीछे रीजन ये है कि मान लीजिए कि टरबाइन आपका ट्रिप कर गया और उस समय एन आर 3000 एन एक्चुअल 3000 आरपीएम पे आपका रोटेट कर रहा है टरबाइन, तो एन आर कितना होगा उस कंडीशन में, 3020 आरपीएम होगा। और मान लीजिए कि आपका टरबाइन ट्रिप कर गया, टरबाइन ट्रिप कर गया तो क्या होगा, आपका स्पीड कंट्रोल में मशीन आएगा और अब ट्रिप होने के बाद यहां पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा कि एनआर वैल्यू को 0 कर दिया जाए। क्योंकि ट्रिपिंग करता है तो बहुत सारा काम होते रहता है, बहुत सारा एक्टिविटी बढ़ जाता है, तो जनरली किसी का ध्यान इस पे जाता नहीं। अगर आप इसका वैल्यू को चेंज नहीं कीजिएगा तो जैसे ही ट्रिप करेगा वो मशीन आपका लोड कंट्रोल में आएगा, स्पीड कंट्रोल में मशीन आता है, और इसके हिसाब से आपका क्या होगा कि एन एक्चुअल तो घटेगा, एन एक्चुअल घटते घटते आपका क्या होगा, आरपीएम आपका 0 हो जाएगा। मान लीजिए 0 हो गया, फिर क्या होगा कि जैसे ही टरबाइन को आप रीसेट कीजिएगा, टरबाइन का प्रोटेक्शन जैसे ही रीसेट होगा, एनआर का वैल्यू 3020 यहाँ पे पकड़ा रहेगा, क्या करेगा, रीरोलिंग हो जाएगा। टरबाइन का आरपीएम आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। भले यहाँ पे 3020 आरपीएम है, एनआरटीडी को मार्जिन मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ तो आरपीएम मिलेगा, आरपीएम आपका रीरोल हो जाएगा। जबकि आपको रीरोलिंग क्या करना है, एक कंडीशन आने के बाद ही आपको टरबाइन को हम लोग रोलिंग में डालते हैं। तो इससे बचने के लिए, आपको री रोलिंग से बचने के लिए एनआर वैल्यू को क्या किया गया है, एन एक्चुअल को -120 कर देगा। मान लिया कि आपका टरबाइन बारिंग गियर पे आया, बारिंग गियर पे आके मान लीजिए 120 आरपीएम पे आया बारिंग गियर पे, तो उसमें क्या होगा, बारिंग गियर -120, आपको एनआर वैल्यू 0 हो जाता है, तो आपका टरबाइन री रोल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे रीरोल हो जाएगा अगर आपका एनआर वैल्यू चेंज नहीं हुआ, एनआर वैल्यू आपका वही रह जाता है, टरबाइन आपका ट्रिप किया, एन एक्चुअल 0 हुआ, लेकिन जैसे ही आप टरबाइन का प्रोटेक्शन आप रीसेट कीजिएगा, फिर ये स्पीड कंट्रोल एक्टिव होगा और कुछ ना कुछ आपको यहाँ से आउटपुट निकालना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस आपका टरबाइन रीरोलिंग ना जाए, फर्दर रीरोल ना करे, इसके लिए हम लोग एनआर का वैल्यू को एन एक्चुअल -120 सेट कर देते हैं। ठीक है,
एन आर जो होता है वह किसको ट्रैक कर रहा है? एन एक्चुअल को, चाहे ट्रिपिंग हो या सिंक्रोनाइज कंडीशन में। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अक्सर पूछा भी जाता है कि एन आर एन एक्चुअल को कब तक ट्रैक करता रहेगा? ठीक है, आपका लोडिंग कंडीशन में एन आर एन एक्चुअल को ट्रैक करता रहेगा +20। ये कब तक लेकिन ट्रैक करेगा? ये ट्रैक करने का इसका कंडीशंस है। देखिए, ये ट्रैक आपको करेगा जब एन एक्चुअल आपका ग्रेटर देन 2940 आरपीएम तक, मीन्स एन एक्चुअल 2940 आरपीएम तक आपका एन आर एन एक्चुअल को ट्रैक करेगा। फिर एन एक्चुअल अगर ग्रेटर देन 3060 आरपीएम आ जाता है, ठीक है, सॉरी लेस देन 3060 आरपीएम से पहले तक ट्रैक करेगा। मीन्स अगर एन एक्चुअल का वैल्यू 3060 आरपीएम से ज़्यादा हो जाता है तब एनआर इसको ट्रैक नहीं करेगा। ठीक है, तब ये अपना कंट्रोल निकालेगा। तब जो स्पीड कंट्रोलर जो होता है अपना आउट L1% निकालेगा, वो अपना फिर आउटपुट निकालना शुरू कर देगा। और एन एक्चुअल है 2940 आरपीएम तक आपका ट्रैक करता रहेगा, मीन्स 11% रहेगा इसका स्पीड कंट्रोल का आउटपुट। लेकिन जैसे ही एन एक्चुअल का वैल्यू 2940 आरपीएम से अगर घटा, मान लिया आ गया आपका 2900 आरपीएम, तो उस समय ट्रैक नहीं करेगा। उस समय स्पीड कंट्रोलर 11% नहीं रहेगा, फिर अपना वो आउटपुट निकालेगा, अपना जो एनआर और एन एक्चुअल के हिसाब से अपना वो आउटपुट निकालेगा। लोड कंट्रोल का आउटपुट जो होता है ग्रेटर देन स्पीड कंट्रोल का आउटपुट +5%, इस कंडीशन तक ही आपका एनआर एन एक्चुअल को ट्रैक करेगा। जनरली आपका लोड कंट्रोल का आउटपुट ज़्यादा रखते हैं स्पीड कंट्रोल का आउटपुट से, मशीन आपका लोड कंट्रोल में चलता रहता है। लेकिन अगर लोड कंट्रोलर ऑन है एंड लोड कंट्रोल का आउटपुट ग्रेटर देन स्पीड कंट्रोल आउटपुट +5% है, तब तक ये ट्रैक करता रहेगा। जैसे लोड कंट्रोल का आउटपुट स्पीड कंट्रोल का आउटपुट से आपका मैच कर जाए या उससे नेगेटिव चला जाए या 5% से कम ग्रेटर हो, तो आपको ये अपना आउटपुट निकालेगा। तब ये एनआर एन एक्चुअल को नहीं देखेगा, फिर एन क्या करेगा, वो स्पीड कंट्रोलर अपना आउटपुट निकालेगा। ठीक है, ये सारा कंडीशन में अगर रहेगा तभी आपका एनआर एन एक्चुअल को ट्रैक करेगा। इस तीनों कंडीशन से अगर बाहर निकल जाता है तो एनआर एन एक्चुअल को ट्रैक नहीं करेगा। तो फ्रेंड, आपका स्पीड कंट्रोलर बारिंग आरपीएम से लेके बारिंग स्पीड जो आपका 120 आरपीएम है, वहाँ से आपका 360 आरपीएम, 360 आरपीएम से 3000 आरपीएम, और फिर आपका सिंक्रोनाइजेशन तक आपका स्पीड कंट्रोलर एक्टिव मोड में रहता है। और जैसे ही आपका यूनिट एक बार सिंक्रोनाइज हो जाता है तो उस समय भी मशीन आपका स्पीड कंट्रोल में ही रहता है। कब तक? जब तक कि आपका जो 10% ऑफ द टोटल कैपेसिटी मतलब हाउस लोड ऑपरेशन तक, जैसे अगर 500 मेगावाट केस है तो 50 मेगावाट के आसपास तक आपको लोडिंग स्पीड कंट्रोल से ही बढ़ाना होता है। मान लें कि आप यूनिट को सिंक्रोनाइज किए और आपका 20 मेगावाट दिखा रहा है आपको, तो फिर आपको तुरंत लोड को बढ़ाना होगा। तो लोड को कैसे बढ़ाना होगा? एनआर वैल्यू को बढ़ा के। उसमें आपको लोड कंट्रोल का आउटपुट बढ़ाइएगा तो आपका लोडिंग नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मशीन आपका स्पीड कंट्रोल में चल रहा है। तो आपको लोड जो बढ़ाना है, लोडिंग करना है टरबाइन को, वो एनआर वैल्यू को बढ़ा के, उसमें आपको फटाफट एनआर वैल्यू को बढ़ाना है और आपको लोडिंग जो है 50-55 मेगावाट के ऊपर ले जाना है। ठीक है, 50 मेगावाट तक आपको लेके जाना है। उस समय आप देखिएगा कि लोड कंट्रोलर तो ऑन ही रहेगा। लोड कंट्रोल आपका स्टेबल कर 50 मेगावाट के ऊपर ही लोड कंट्रोल स्टेबल होता है।
ठीक है, आपका जनरेटर सर्किट ब्रेकर ऑन होता है तो लोड कंट्रोलर आपका स्टेबल हो जाता है। तो उस समय तक 50 मेगावाट तक आप देखिएगा फ्रेंड्स कि जो भी स्पीड कंट्रोल का आउटपुट रहेगा, लोड कंट्रोल का आउटपुट जो रहता है का आउटपुट, वो स्पीड कंट्रोल का आउटपुट जितना भी है -1.5% से ट्रैक करता रहेगा। मींस लोड कंट्रोल जो होता है वो स्पीड कंट्रोल को ट्रैक करता रहेगा -1.5% तक। जो भी इसका आउटपुट, जैसे इसका अगर आउटपुट 30% है स्पीड कंट्रोल का आउटपुट, तो लोड कंट्रोल का आउटपुट 28.5% रहेगा। ठीक है, जैसे 50 मेगावाट के ऊपर आ जाए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि मशीन को लोड कंट्रोल में शिफ्ट करना होगा, क्योंकि आपको स्पीड कंट्रोल में थोड़ी मशीन चलाना है, मशीन को आपको लोड कंट्रोल में शिफ्ट करना है। तो लोड कंट्रोल में शिफ्ट करने के लिए आप क्या कीजिए कि लोड रेफरेंस, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे लोड कंट्रोलर के बारे में, तो लोड रेफरेंस के वैल्यू को आप बढ़ाते जाइएगा तो लोड कंट्रोल का आउटपुट बढ़ना शुरू होगा, तब इसको ट्रैक नहीं करेगा। जैसे आप लोड कंट्रोल का आउटपुट बढ़ाते जाइएगा लोड रेफरेंस का वैल्यू, तो लोड कंट्रोल का आउटपुट अपना बढ़ेगा, और जैसे ही लोड कंट्रोल का आउटपुट स्पीड कंट्रोल का आउटपुट से इंक्रीज किया, आपका मशीन लोड कंट्रोल में आ जाता है। और जैसे ही मशीन एक बार लोड कंट्रोल में आएगा तो स्पीड कंट्रोल का आउटपुट जितना भी रहेगा वो ऑटोमेटिक घट के 11% पे आ जाएगा। आपको ये वेट करना है कि 11% तक आने के बाद ही फिर आपको नेक्स्ट लोडिंग बढ़ाना है। जैसे आप देखिएगा थोड़ा देर के बाद मशीन जैसे ही लोड कंट्रोल में शिफ्ट होता है, कुछ समय के बाद आपका स्पीड कंट्रोल का आउटपुट जो होता है वो 11% के आसपास आ जाएगा। और एनआर वैल्यू का आपको देखना है, एनआर वैल्यू जितना एक्चुअल है उससे +20 यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो ये आप इंश्योर हो गए कि मशीन आपका लोड कंट्रोल में आ गया। अब आपको लोड कंट्रोल के हिसाब से लोडिंग करते रहना है। तो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द स्पीड कंट्रोलर। ये स्पीड कंट्रोलर क्या होता है, स्पीड कंट्रोलर का क्या क्या कंपोनेंट्स है, स्पीड कंट्रोलर कब एक्शन मोड में रहता है, लोड कंट्रोल कब तक स्पीड कंट्रोल को ट्रैक करता है, आपका एनआर क्या होता है, एनआरटीडी क्या होता है, आपका स्पीड कंट्रोलर किस टाइप से वर्क करता है, सारा डिटेल मैंने इस वीडियो में आपको बताने का कोशिश किया। आप इस वीडियो को देखें, और जो भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस लोड कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।